आज सेंट थॉमस कॉलेज के एग्जाम का आखिरी दिन था। एग्जाम खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। इस वजह से कॉलेज बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ थी। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम अच्छा जाने की वजह से खुश थे और कुछ पेपर बिगड़ जाने से उदास। विवेक, सुहानी और निशा भी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलकर ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। सुहानी और विवेक का एग्जाम अच्छा गया था, इसलिए वो दोनों खुश थे। निशा का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, लेकिन वो भी खुश थी क्योंकि आज एग्जाम खत्म हो गया था। इस वक्त उन तीनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। निशा सुहानी और विवेक से कहती है, यार फाइनली ये टेंशन खत्म हुआ, अब कम से कम 3 से 4 महीने पढ़ना नहीं पड़ेगा। विवेक कहता है, कल तक तो डर से तुम्हारी हालत खराब हो रही थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही टॉप करने वाली हो। निशा कहती है, मैं तुम दोनों की तरह पागल नहीं हूँ जो सारा काम छोड़कर टॉप करने के पीछे भागूं। मैं बस पास हो जाऊं, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। विवेक कहता है, हम दोनों पागल हैं क्योंकि हम अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं। निशा आगे बढ़ते हुए कहती है, और नहीं तो क्या? विवेक आंखें सिकोड़कर निशा को देखता है। निशा जानबूझकर विवेक को चिढ़ा रही थी। सुहानी ये देखकर मुस्कुरा दी। विवेक निशा से कुछ कहने ही वाला था, तभी निशा पार्किंग की तरफ देखते हुए कहती है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? निशा के कहने पर उन तीनों की नजर पार्किंग की तरफ जाती है। वहाँ अर्नव गोपाल के साथ खड़ा था। अर्नव को वहाँ देखकर उन तीनों के कदम रुक जाते हैं। विवेक सीरियस होकर कहता है, एसपी सर यहाँ, कहीं फिर से कॉलेज का कोई स्टूडेंट? निशा और सुहानी घबराकर एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें याद था कि कल रात ही सुहानी ने सपने में किसी की मौत देखी थी। अर्नव के साथ वहाँ युवराज और कॉलेज के प्रोफेसर अभिनव सिन्हा भी खड़े थे। वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। अर्नव और प्रोफेसर कुछ परेशान लग रहे थे, लेकिन युवराज हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब प्रोफेसर सिन्हा की नजर उन तीनों पर पड़ती है तो वो अपने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें अपने पास बुलाते हैं। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, ये हम में से किसे बुला रहे हैं? निशा आगे बढ़ते हुए कहती है, चलकर पूछ लेते हैं। विवेक और सुहानी भी निशा के पीछे जाने लगते हैं। वो तीनों वहां पहुंचकर प्रोफेसर, युवराज और अर्नव को विश करते हैं। सुहानी को देखकर अर्नव की आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। युवराज ये बात नोटिस कर लेता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन हमेशा की तरह युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। प्रोफेसर विवेक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, एसपी सर, ये विवेक है। शिवम विवेक का रूममेट था। ये सुनते ही विवेक प्रोफेसर को घूरते हुए कहता है, सर आप था क्यों बोल रहे हैं? शिवम मेरा रूममेट है। ये सुनकर अर्नव और प्रोफेसर का चेहरा उतर जाता है। प्रोफेसर विवेक के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, विवेक, शिवम अब नहीं रहा। आज सुबह पुराने रोड पर उसकी लाश मिली है। ये सुनते ही विवेक की दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। निशा और सुहानी का भी यही हाल था। वो तीनों इस वक्त शॉक में थे और आंखें फाड़कर प्रोफेसर को घूर रहे थे। विवेक सदमे में था। वो अपना बैलेंस खोकर लड़खड़ा जाता है। सुहानी और निशा फौरन विवेक को थाम लेते हैं। सुहानी भी इस वक्त सदमे में थी। आज रात ही उसने सपने में एक लड़के की मौत देखी थी। युवराज सुहानी का चेहरा देखकर समझ जाता है कि सुहानी क्यों परेशान है। सुहानी हिम्मत करके अर्नव से कहती है, सर, क्या आपके पास उस लड़के की कोई तस्वीर है? अर्नव बिना कुछ कहे सुहानी के चेहरे के सामने शिवम की तस्वीर ले आता है। उस तस्वीर को देखकर सुहानी शॉक्ड रह जाती है। ये वही लड़का था जिसे कल रात सुहानी ने अपने सपने में देखा था। सुहानी की आंखों के सामने वो सीन फिर से चलने लगता है जिसमें उस साय ने शिवम को मारा था। ये सोचते हुए सुहानी का सर चकरा जाता है और वो भी अपना बैलेंस खोकर गिरने लगती है। सुहानी को गिरते देख उसे संभालने के लिए युवराज आगे बढ़ता है।
इससे पहले युवराज सुहानी को संभाल पाता, अर्नव आगे आकर उसे थाम लेता है। जैसे ही अर्नव सुहानी को पकड़ता है, युवराज के कदम रुक जाते हैं। अर्नव का सुहानी को इस तरह पकड़ना युवराज को अच्छा नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़कर सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अर्नव से दूर करता है और अपने पास ले आता है। अर्नव और प्रोफेसर सिन्हा को युवराज की यह हरकत काफी अजीब लग रही थी, लेकिन वो युवराज से कुछ कहते नहीं। अब सुहानी युवराज के पास उसके सहारे खड़ी थी। युवराज सुहानी को थामे हुए कहता है, एएसपी सिंह, अभी मेरे स्टूडेंट की कंडीशन ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपको इनसे बाद में पूछताछ करनी चाहिए। अर्नव युवराज की बात से सहमत होकर कहता है, ओके मिस्टर दीवान, मैं कल आता हूँ। ये कहकर अर्नव वहां से चला जाता है। अर्नव के जाने के बाद युवराज की नजर सुहानी पर जाती है। अब सुहानी की हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन विवेक अब भी शौक में था। निशा युवराज से कहती है, युवराज सर, आप प्लीज सुहानी को देखिए, मैं विवेक को यहाँ से लेकर जाती हूँ। युवराज हाँ में सर हिला देता है। निशा विवेक को लेकर उसके हॉस्टल के लिए निकल जाती है। युवराज सुहानी को लेकर अपने ऑफिस आ जाता है। युवराज सुहानी को काउच पर बैठाता है। सुहानी अभी भी सदमे में थी और बिना पलके झपकाए सामने देख रही थी। युवराज एक ग्लास पानी लेकर आता है और सुहानी के पास बैठ जाता है। वो सुहानी की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, इसे पी लो। सुहानी कुछ रिएक्ट नहीं करती। इस वक्त उसकी आंखों के सामने वही विजुअल्स चल रहे थे जो उसने कल रात अपने सपने में देखा था। सुहानी को रिस्पॉन्ड ना करते देख युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसके हाथों में पानी का ग्लास थमा देता है और फिर से कहता है, इसे पी लो, यू विल फील बेटर। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो अपने होश में आती है। वो अपने हाथ में रखे पानी के ग्लास को देखती है और एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर देती है। युवराज समझ रहा था कि सुहानी इस वक्त बहुत परेशान है। वो सुहानी की फिक्र करते हुए कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी अपने ख्यालों में खोए हुए कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। युवराज ये सुनकर खामोश ही रहता है, लेकिन उसे अब सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ सकता था कि इन दिनों सुहानी किस हालत से गुजर रही है। सुहानी बिना युवराज की तरफ देखे आगे कहती है, आज रात मैंने उस लड़के की मौत देखी। पुराने रोड पर उस साई ने उसे भी मार दिया। मैं फिर से कुछ नहीं कर पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्यों देख सकती हूँ। अब तो रात में मुझे सोने से भी डर लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे अगर मैं सो गई तो एक और मौत हो जाएगी। मुझे लगने लगा है जैसे इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये कहते हुए सुहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुहानी को इतना परेशान देखकर युवराज के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी जाहिर नहीं करता। जो इस वक्त सुहानी फेस कर रही थी, उससे कई बदतर सिचुएशन में युवराज बचपन से रहता आ रहा था। सुहानी का डर, उसकी घबराहट युवराज अच्छे से समझ सकता था, लेकिन वो सुहानी को इस तरह से रोते हुए नहीं देख पा रहा था। युवराज थोड़ा झिझकते हुए सुहानी के करीब जाता है और धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। युवराज सुहानी के सर पर अपना हाथ रखता है और उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। ऐसा करते हुए युवराज के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। सुहानी अभी भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी जैसा युवराज कर रहा था। वो तो अभी बस दुखी थी। युवराज के कंधे पर सर रखते ही वो युवराज को हक कर लेती है। सुहानी को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था, लेकिन युवराज की बात अलग थी। वो पूरे होश में था। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस सुहानी के सर पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ अर्नव फॉरेंसिक लैब में एक डॉक्टर के साथ था। उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। अर्नव के सामने स्ट्रेचर पर डेड बॉडी रखी थी।
वो बॉडी उसी लड़के की थी जिसकी पुराने रोड पर मौत हुई थी। बॉडी के एक तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्राकर खड़े थे और दूसरी तरफ अर्नव, गोपाल और अमन के साथ खड़ा था। कुछ देर तक बॉडी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर अर्नव से कहते हैं, फिर से वही केस, इस बार भी बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। इसे भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया है जैसे बाकी लोगों को पुराने रोड पर मारा गया था। डॉक्टर बॉडी के गर्दन के निशान पर उंगली पॉइंट करते हुए कहते हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह के निशान हैं जो इससे पहले की डेड बॉडीज पर थे। लेकिन हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ऐसे निशान किस जानवर के नाखून से बनते हैं। मैंने अपने पूरे मेडिकल करियर में ऐसे केस कभी नहीं देखे हैं। ये कहते हुए डॉक्टर काफी परेशान लग रहे थे। अर्नव कहता है, तो क्या हमें इस बॉडी से कोई भी क्लू नहीं मिलेगा? डॉक्टर कहते हैं, बस उतने ही क्लू मिलेंगे जितने इससे पहले की बॉडी से मिले थे। डॉक्टर के इस जवाब से अर्नव निराश हो जाता है। वो वहीं खड़े हुए कुछ सोचने लगता है। डॉक्टर उस बॉडी को फिर से चेक कर रहे थे, तभी उनकी नज़र अर्नव पर जाती है और वो अर्नव को गौर से देखने लगते हैं। अर्नव को एहसास होता है कि डॉक्टर कब से उसे ही घूर रहे हैं। अर्नव को ये बहुत अजीब लग रहा था। अर्नव थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर डॉक्टर से कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? डॉक्टर अर्नव की गर्दन पर बने जख्मों को देखते हुए कहता है, ईएसपी सर, जो आपके चेहरे और गले पर चोट है, वो चोट आपको कैसे लगी? डॉक्टर का ये सवाल सुनकर अर्नव, गोपाल और अमन को जैसे सांप सूंघ जाता है और उस दिन का इंसिडेंट उन तीनों के दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। उस दिन हॉस्टेजेस को आज़ाद करने के बाद उस बंगले के बाहर सिर्फ अर्नव, गोपाल और अमन बचे थे। अर्नव अमन से गाड़ी तैयार रखने के लिए कहता है और खुद गोपाल के साथ बंगले के अंदर चला जाता है। अर्नव और गोपाल के हाथ में एक एक पिस्टल और टॉर्च थी। बंगले के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, जिसकी आवाज़ बंगले के अंदर तक जा रही थी। बंगला बिल्कुल खाली था। वहाँ एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ ना कोई फर्नीचर था और ना ही कोई सजावट का सामान। अर्नव और गोपाल टॉर्च की रोशनी में देखते हुए धीरे धीरे बंगले के अंदर जा रहे थे। अंदर इतनी खामोशी थी कि उनके एक एक कदम की आवाज़ भी वहाँ गूंज रही थी। जब अर्नव और गोपाल उस हॉल के ठीक बीच में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा हवन कुंड था जो बुझ गया था। उस हवन कुंड के आसपास काले जादू का सारा सामान फैला हुआ था, जैसे इंसान की हड्डियाँ, खोपड़ी, एक बाउल में खून और भी बहुत कुछ। ये सब देखकर अर्नव और गोपाल के होश उड़ जाते हैं। गोपाल घबराते हुए कहता है, सर यहाँ से चलिए, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ काला जादू किया गया है। अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो मर जाएंगे। जैसे ही गोपाल की बात खत्म होती है, एक भयानक आवाज उस बंगले में गूंजने लगती है, तुमने सही कहा, आज तुम दोनों मर जाओगे। किसकी थी वो आवाज? क्या हुआ था अर्नव और गोपाल के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि इसे सुनते ही अर्नव और गोपाल की रूह कांप जाती है। वो दोनों घबराते हुए अपने टॉर्च की रोशनी से अपने आसपास देखने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल को अब तक तो समझ आ गया था कि ये वही साया है, लेकिन अर्नव बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले अर्नव कुछ समझ पाता, एक डरावना काला साया उसके सामने आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बंगले के अंदर अंधेरा था, जिस वजह से अर्नव और गोपाल को वो साया साफ साफ नहीं दिख रहा था। इससे पहले अर्नव कुछ भी समझ पाता, उसे एक जोर का झटका लगता है और वो बंगले के दीवार से जाकर टकरा जाता है। इसके साथ ही अर्नव पर लगातार हमले शुरू हो जाते हैं। अर्नव घायल होकर फर्श पर गिर जाता है।
ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा था जैसे सुहानी ने अपने सपने में देखा था। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि उस पर हमला कौन और कहां से कर रहा है। अर्नव को इस हालत में देखकर गोपाल उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो साया गोपाल पर हमला करके उसे दरवाजे की तरफ फेंक देता है। अब अर्नव और गोपाल जमीन पर घायल पड़े हुए थे। अर्नव गोपाल से कहता है, गोपाल, क्या तुम ठीक हो? गोपाल झल्लाते हुए जवाब देता है, सर आपको क्या लगता है मैं ठीक हूँ या नहीं? अर्नव गोपाल को हिम्मत देते हुए कहता है, तुम घबराओ मत, हम यहाँ से निकल जाएंगे। गोपाल लगभग रोते हुए कहता है, नहीं सर, अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते, ये हमें नहीं जाने देगा। अर्नव कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? अर्नव का ये सवाल सुनकर गोपाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अर्नव सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहा था। वो बौखलाहट के साथ कहता है, क्या आपको सच में समझ नहीं आ रहा कि हमारे सामने वही विशिंग वेल वाला साया है? अंधेरा होने की वजह से अर्नव समझ नहीं पा रहा था कि उस पर हमला कर कौन रहा है, लेकिन उसे ये तो समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। जिस बात को अर्नव जिंदगी भर नकारते आ रहा था, आज वो वही सब एक्सपीरियंस कर रहा था। फिर भी अर्नव इस बात को नकारते हुए कहता है, गोपाल, तुम एक पुलिस वाले हो, बिना किसी प्रूफ के ये कैसे कह सकते हो? गोपाल अब गुस्से से पागल हो गया था। उसे उस साये से जितना डर लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा अर्नव पर गुस्सा आ रहा था। अर्नव किसी भी सूरत में ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उस पर वो साया ही हमला कर रहा है। गोपाल गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, सर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर हमारे सामने वो साया नहीं है तो हम पर हमला कौन कर रहा है? क्या ऐसे हमले को इंसान कर सकता है? अर्नव कहता है, मैंने अभी तक किसी को साफ साफ नहीं देखा है, इसीलिए मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। गोपाल का मन कर रहा था कि वो इस वक्त अर्नव का खून कर दे। अब उसे पछतावा हो रहा था कि वो पहले ही अर्नव की बात मानकर वहाँ से चला क्यों नहीं गया। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, आज अगर मैं जिंदा बच गया तो कभी भी अर्नव सर के पीछे नहीं जाऊंगा। इनका नहीं पता, लेकिन ये मुझे जरूर मरवा देंगे। अर्नव बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पड़ा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उठने की कोशिश करता है। तभी वो साया उसके ठीक सामने आ जाता है। अब वो साया अर्नव के चेहरे के बिल्कुल करीब था। अर्नव का टॉर्च जमीन पर पड़ा था, जिसकी रोशनी से वो कुछ कुछ देख पा रहा था। उसे अपने सामने गहरे काले धुएं में एक बड़ी सी बॉडी शेप दिख रही थी, लेकिन ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो साया अपना हाथ आगे बढ़ाकर अर्नव की गर्दन को पकड़ लेता है। उसके ऐसा करने पर अर्नव का दम घुटने लगता है। अगले ही पल उस साये की उंगलियों से नाखून बाहर आते हैं और अर्नव की गर्दन में धंसने लगते हैं। दर्द से अर्नव की चीख निकल जाती है। वो साया अर्नव के चेहरे के ठीक सामने आकर अपनी भयानक आवाज में कहता है, तुमने मुझसे मेरे शिकार छीने हैं ना? अब देख मैं तुझसे तेरी जिंदगी कैसे छीनती हूँ। अर्नव अपनी सांसों को संभालते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो साया कहता है, वही जिसकी तुम्हें कब से तलाश थी। आज तुम्हें पता चलेगा कि उस कुएं के पास लोगों को कौन और कैसे मारता है। अब अर्नव की गर्दन पर साये की पकड़ और मजबूत होने लगी थी। वो खुद को छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अर्नव अपने हाथ पैर चलाना बंद कर देता है। अब उसकी सांसें रुकने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो बचने वाला नहीं है और ना ही अब उसमें थोड़ी भी ताकत बची थी। ये देखकर गोपाल चीखते हुए कहता है, अर्नव सर! तभी अमन हॉल में आ जाता है। वो भागते हुए अर्नव के पास आता है। उसकी मुट्ठी बंद थी। अर्नव के करीब पहुंचकर वो एक तरह का पाउडर उस साये पर उड़ा देता है। अमन के ऐसा करते ही वहाँ एक भयानक चीख सुनाई देती है और अर्नव उस साये की पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अमन भागते हुए अर्नव के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। अर्नव का गला
चोक हो गया था। वो जोर जोर से खांसते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। साया एक और भयानक चीख के साथ मेंशन के एक कमरे में चला जाता है और वहां फिर से खामोशी छा जाती है। उस इंसिडेंट को याद करते हुए अर्नव, गोपाल और अमन प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो तीनों काफी घबराए हुए लग रहे थे। जब अर्नव कोई जवाब नहीं देता तो डॉक्टर फिर से कहता है, सर मैंने आपसे पूछा कि आपको ये चोट कैसे लगी? अर्नव खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहता है, ये चोट मुझे एक मिशन के दौरान लगी थी। लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर जवाब देता है, अजीब बात है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बॉडी के गले पर जो निशान है बिल्कुल वैसे ही निशान आपकी गर्दन पर हैं। ये सुनकर अर्नव चौंक जाता है। गोपाल और अमन का भी यही हाल था। अर्नव घबराकर बहाना बनाते हुए डॉक्टर से कहता है, ओके डॉक्टर, मुझे कुछ जरूरी काम है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बता दीजिएगा। ये कहकर अर्नव लैब से बाहर चला जाता है। अर्नव के पीछे पीछे गोपाल और अमन भी वहां से चले जाते हैं। गोपाल कुछ सोचते हुए अमन से कहता है, अमन, तुमने उस साई की तरफ ऐसी कौन सी चीज फेंकी थी कि वो चला गया था? गोपाल का सवाल सुनकर अर्नव भी अमन की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगता है। उसे भी याद आता है कि जैसे ही अमन ने उसके आसपास कुछ पाउडर जैसा फेंका था, वैसे ही अर्नव पर अटैक होना बंद हो गया था। अर्नव भी क्यूरियस होकर अमन से कहता है, हाँ अमन, तुमने ऐसा क्या फेंका था? अमन घबराते हुए अर्नव को देखता है और कहता है, सर मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी। अमन की बात सुनकर अर्नव और गोपाल चौंक जाते हैं। गोपाल उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ही तो उस साई की तरफ कुछ फेंका था जिससे वो साया गायब हो गया था। अमन कहता है, हाँ सर, मैंने ही कुछ पाउडर जैसा उस साए पर फेंका था, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि वो क्या चीज थी। मुझे उसे एक लड़की ने दिया था। गोपाल और अर्नव अमन की बात को समझ नहीं पाते। गोपाल इरिटेट होकर अमन से कहता है, अमन, तुम क्या कह रहे हो? कौन सी लड़की? अमन उस दिन की बात याद करते हुए कहता है, सर, उस दिन जब आप दोनों बंगले के अंदर चले गए थे, तब मैं बाहर गाड़ी पर बैठे आप दोनों का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर तक आप बाहर नहीं आए तो मुझे आप दोनों की फिक्र होने लगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आप दोनों को ढूंढने बंगले के अंदर जाऊंगा। अर्नव और गोपाल उत्सुकता से अमन को ही देख रहे थे। अमन आगे कहता है, सर मैं गाड़ी से बाहर निकल तो गया था, लेकिन मेरी बंगले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने भी बचपन से उस साए के बारे में सुना है और मुझे उससे डर लग रहा था। तभी मैंने गोपाल सर के चीखने की आवाज सुनी। मैं घबरा गया और तुरंत ही बंगले की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे, तभी मुझे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, तुम उन्हें नहीं बचा सकते। ये सुनते ही अर्नव बीच में ही बोल पड़ता है, लड़की की आवाज? लेकिन वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। गोपाल भी कहता है, हाँ, और शहर से इतनी दूर बीच जंगल में कोई लड़की कहाँ से आ गई? अमन कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने एक लड़की की ही आवाज सुनी थी। अर्नव अमन से कहता है, आगे क्या हुआ? अमन उस वक्त को याद करते हुए आगे कहता है, सर, वो आवाज सुनकर जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ एक लड़की थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने ब्लैक टॉप, ब्लैक जीन्स पहना हुआ था और साथ ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच रही होगी। उसके बाल कर्ली थे। और गोपाल अमन को टोकते हुए कहता है, मिशन वाले दिन तूने चढ़ाया हुआ था क्या? इतने खतरनाक जंगल में तुझे लड़की मिल गई, वो भी इतनी खूबसूरत। अर्नव अमन की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अमन अभी जैसी लड़की के बारे में बता रहा था, वैसे ही एक लड़की ने उस रात अर्नव की जान बचाई थी। अर्नव अमन से कहता है, फिर क्या हुआ? अमन आगे बताता है, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, उस लड़की ने मुझसे कहा, तुम उन लोगों को नहीं बचा सकते, वो कुछ ही पलों में उन दोनों को मार देगी। अगर तुम अंदर गए तो तुम भी मारे जाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो लड़की बस मुझे देखे जा रही थी। फिर उसने अपने जैकेट के पॉकेट से एक लाल रुमाल निकालकर मुझे दे दिया। जब मैंने उससे वो रुमाल लिया तो देखा उसमें पाउडर जैसा कुछ था।
उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं उस पाउडर को उस साए पर छिड़क दूं, तभी आप दोनों की जान बच पाएगी। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। जैसा उस लड़की ने कहा था मैंने कर दिया और आप दोनों बच गए। अर्नव क्यूरियस होकर अमन से कहता है, उस लड़की के बारे में तुम्हें और कुछ पता है या तुमने कुछ और नोटिस किया हो? अमन मायूसी से कहता है, नहीं सर, मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया। सच में मैं और कुछ नहीं जानता। गोपाल अर्नव से कहता है, सर आपने बताया था कि सड़क पर भी आपको एक लड़की ने ही बचाया था, क्या ये वही लड़की है? अर्नव अपने ख्यालों में खोए हुए कहता है, पता नहीं। गोपाल आगे कहता है, अगर वो दोनों लड़की एक ही है तो हमें उसका पीछा करना होगा। मुझे लगता है वो कोई आम लड़की नहीं है और वो आप पर नजर रख रही है। अर्नव सोच में पड़ जाता है, आखिर वो लड़की है कौन जिसने दूसरी बार मेरी जान बचाई है, और वो बीच जंगल में उस बंगले के पास क्या कर रही थी? आखिर कौन थी वो लड़की और बार बार वो अर्नव को क्यों बचा रही है? क्या अर्नव इस पहेली को सुलझा पाएगा? अब क्या करेगा वो साया? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।